हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 4 मार्च 2021 है और हमें बिहार करंट अफेयर को डिस्कस करना है। इसमें 3 मार्च के एक आर्टिकल को शामिल कर दिया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला है कोसी मेची परियोजना के बारे में। इसी में हम कोसी नदी को भी देखेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बस, इसको हमने 2 मार्च को भी पढ़ा था। इसमें जो न्यू फैक्ट है उसे हम देखेंगे। इसके अलावा फणीश्वर नाथ रेणु की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। ए सुब्रमण्यम, जिनका निधन हो गया है, इनके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट हमारी जो होगी प्रश्नावली होगी। कोसी मेची परियोजना, यह परियोजना जो है देश की दूसरी नदी जोड़ी परियोजना है। पहला कौन सा है, ये देखिए, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश में है। और देश का दूसरा कौन सा बन रहा है, ये कोसी मेची परियोजना। इसकी जो शुरुआत की गई थी, बनाने की घोषणा वर्ष 2019 में ही की गई थी और जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 4900 करोड़ रुपया का वित्तीय प्रावधान भी किया गया था। लेकिन उसके बाद कल यानी कि 3 मार्च को केंद्र सरकार के द्वारा इसको निर्माण करने के लिए क्या हरी झंडी दे दी गई है। इसका उद्देश्य जो है, बिहार के जो 4 जिले हैं, कौन कौन, ये देखिए, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में सिंचाई व्यवस्था, पेयजल उपलब्धता, बाढ़ नियंत्रण और जल का उचित दोहन आदि करना है। तो ये जो आपके एरिया हैं बिहार के, इसमें आपके बाढ़ नियंत्रण आदि का जो प्रयास किया जाएगा इस परियोजना के तहत। बात करें कोसी नदी की, तो यह कोसी नदी जो है नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर में प्रवेश करती है। इसे बिहार का अभिशाप या शोक भी कहा जाता है, क्योंकि 2008 में इससे भारी तबाही थी और इसके पूर्व भी यह काफ़ी बार जो है बाढ़ जैसी तबाही ला चुकी है। हिंदू ग्रंथों में इसे कौशिकी नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने इसी नदी के किनारे ऋषि का दर्जा प्राप्त किया था। वे कुशिक ऋषि के शिष्य थे और उन्हें ऋग्वेद जो है उसमें कौशिक भी कहा गया। ये जो कोसी नदी है 7 धाराओं से मिलकर बनती है। महाभारत में जो इसका जिक्र किया गया उसका नाम क्या है, कौशिकी। कोसी नदी पर सन 1958 एवं 1962 के बीच एक बांध बनाया गया था। इसके लिए वर्ष 1954 में भारत और नेपाल के बीच समझौता किया गया था। बात करें मेची नदी की, तो मेची नदी की जो उत्पत्ति होती है वो नेपाल के महाभारत श्रेणी से होती है। यह नेपाल से होकर के भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है और फिर किशनगंज जिले में कहाँ, महानंदा से मिल जाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बस के बारे में। हमने 2 मार्च को पढ़ा था कि इसका जो परिचालन शुरू किया गया है। हमने यह भी पढ़ा था कि भारत में वाणिज्यिक तौर पर इलेक्ट्रिक बसों का जो परिचालन है सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2017 में। लेकिन इसके बाद जो फैक्ट जुड़ता है वो हम जानते हैं। देखिए, आधिकारिक तौर पर जो इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला है बिहार कैवा राज्य बन गया है, तीसरा है। इससे पूर्व दिल्ली और केरल में चलाया जा चुका है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बीपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम में कि कौन सा राज्य बन गया है बिहार, तो आपका जवाब हो जाएगा 3rd। इसके अलावा अगर शहर की बात करें तो पुणे जो है देश का पहला शहर है जिसने इलेक्ट्रिक बस के प्रयोग को जारी किया था, मतलब उसके बेहतर प्रयोग के लिए प्रयास किया था। कौन सा है, पुणे। और सबसे पहले ट्रायल के रूप में वाणिज्यिक तौर पर कहाँ किया गया था, ये आपके हिमाचल प्रदेश में। तुम्हारे लिए फैक्ट हो जाएगा बिहार तीसरा राज्य है, शहर में आपके पूना हो जाएंगे और पहली बार जो प्रयोग किया गया था कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में। 4 मार्च 2021 को इनकी शताब्दी जयंती मना रही। क्यों, क्योंकि इनका जन्म जो है 4 मार्च 1921 को हुआ था। कहाँ पे, अररिया जिले के फारबिसगंज के निकट औराही हिंगना ग्राम में। इस पर भी बीपीएससी ने प्रश्न पूछ चुके हैं। ये गांव का नाम एक बार पूछी थी कि कौन से जगह पे हुआ था, तो औराही हिंगना ग्राम है, कहाँ पे, फारबिसगंज में, अररिया के पास। इसके अलावा ये जो फारबिसगंज है वो पहले पूर्णिया का भाग हुआ करता था। कब, 1992 से पूर्व।
अब ये अररिया का है। इसके अलावा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। 1950 में इन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई थी। इसके अलावा जो है इनके बारे में 1954 में मैला आंचल उपन्यास प्रकाशित हुआ। आपको पता है कि जो मैला आंचल है वो काफ़ी प्रसिद्ध इनकी जो रचना है। इनका जो जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, उनके जन्म शताब्दी को यादगार बनाने के लिए 11 देशों के साहित्यकार इन पर व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। इन्होंने वर्ष 1972 में फारबिसगंज से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसमें वे सफल नहीं हो पाए थे। इसके अलावा जेपी आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी की और सत्ता द्वारा दमन के विरोध में क्या किया, इन्होंने अपनी पद्मश्री को लौटा दिया था। उनकी कहानी एक मारे गए गुलफाम पर एक फिल्म बनाई गई थी, तीसरी कसम, ये देखिए आप यहाँ पे, उसमें इनका प्रयोग किया गया था, गाने का प्रयोग किया गया था। इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे मैला आंचल, पार्टी परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, इसी जय पराजय में आदि, तो ये सब जो है इनका प्रसिद्ध रचना है। एएस सुब्रमण्यम, ये क्या थे, पूर्व मुख्य सचिव थे। इनका निधन 3 मार्च 2021 को हो गया है। 1968 बैच के ये आईएएस ऑफिसर थे और ये 31 मई 2005 को सेवानिवृत्त हुए। हमने 2 मार्च को क्या पढ़ा था कि नए मुख्य सचिव किससे बनाया गया है, अरुण कुमार सिंह को, याद रखिएगा, अरुण कुमार सिंह को। इससे पूर्व कौन थे, दीपक कुमार। नेक्स्ट हमारी प्रश्नावली, इलेक्ट्रिक बस परिचालन करने वाला देश का राज्य है बिहार, बताइए दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें एक से अधिक, कौन सा है, तीसरा। इससे पहले दिल्ली और केरल। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था। आपको बताया हमने कि इनका जो जन्म है, जन्म शताब्दी मनाई जा रही है 4 मार्च को, तो कौन सा हो जाएगा, 4 मार्च 1921। नेक्स्ट है एएस सुब्रमण्यम बिहार में किस पद पर कार्यरत थे, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, मुख्य सचिव, राज्य सूचना आयुक्त, बताइए। मुख्य सचिव के पद पर कार्य थे 2005 तक, और अभी वर्तमान में कौन है, अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, अगर और भी आप अधिक प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं, वहाँ प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।